स्टूडेंट्स, बेटा हम पॉलिटिकल के हमारे 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पॉलिटिकल का 6th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा 6th चैप्टर है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो देखिए जो हमारा पॉलिटिकल का जो 6th चैप्टर है, आज हम इसके अंदर इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखिए क्या क्या बताया गया है। इसके अंदर जो हमने जो पीछे जो चैप्टर पढ़ा था उससे रिलेटेड इसके अंदर बहुत सारी बातें इसके अंदर आती हैं। तो देखिए जो हमने पीछे जो चैप्टर्स पढ़े थे उसके अंदर जो हमने अभी जस्ट इससे पहले जो पढ़ा था कांग्रेस वाला, तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, जो 1967 का जो युद्ध हुआ था उसके बाद 1970 जो चुनाव हुए थे उसके बाद 1971 के जो चुनाव थे, 1971 यानी कि 1971 का जो 5वां जो चुनाव हुआ था उसके अंदर, उस चुनाव के अंदर जो कांग्रेस आर वो भारी बहुमत से जीती थी। मैंने आपको बताया था बेटा, तो कांग्रेस की 2 पार्टियां बन गई थी, आर और आई। तो जो आई था वो तो किसकी थी, सिंडिकेट पार्टी थी। और जो आर थी, कांग्रेस जो आर थी, आर किसकी थी बेटा, जो कांग्रेस आर थी वो थी इंदिरा गांधी की। जो कांग्रेस की जो आर पार्टी थी वो किसकी थी, इंदिरा गांधी की। तो जो इंदिरा गांधी थी वो क्या है, कद्दावर नेता के रूप में उभर कर आई थी, यानी कि वो उस समय बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गई थी क्योंकि उसके दौर के अंदर, उस समय के अंदर उसने बहुत सारे ऐसे कार्य किए थे जिसकी वजह से क्या वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई थी लोगों के बीच में। लेकिन इस दौर के अंदर क्या हुआ कि दलगत जो प्रतिस्पर्धा थी वो बहुत तीखी हो गई थी। दलगत प्रतिस्पर्धा क्या होता है बेटा, इसका मतलब क्या है, जो पार्टियां थी उनके अंदर क्या है, आपस के अंदर ही बहुत ज़्यादा खींचतान हो गई थी। वो एक दूसरे के साथ क्या बहुत ज़्यादा कटाक्ष करने लग गए थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ खींचतानी रहने लग गई थी। तो इसी अवधि के अंदर क्या हुआ, इसी अवधि के अंदर जो न्यायपालिका और सरकार थी उनके आपस के रिश्ते के अंदर भी क्या हो गया था, बहुत भारी तनाव आ गई थी। मतलब न्यायपालिका कुछ कह रही थी और जो सरकार थी वो कुछ कह रही थी, दोनों की बातें आपस में मेल नहीं खा रही थी। तो उसी समय के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय था उसने सरकार की कई पहलकदमियों को संविधान के विरुद्ध माना था। मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय था वो क्या कह रहा था कि जो सरकार जो कर रही है, सरकार की तरफ से जो कार्य किए जा रहे हैं वो क्या है, संविधान के विरुद्ध हैं। मतलब सरकार गलत कार्य कर रही है। लेकिन जो कांग्रेस की पार्टी थी उसका मानना क्या था कि अदालत का यह रवैया लोकतंत्र के सिद्धांतों और संसद की सर्वोच्चता के विरुद्ध है। कहने का अभिप्राय है बेटा, जो सरकार थी वो क्या थी, जो गरीब जनता थी उसके लिए भलाई के कार्य कर रही थी। लेकिन आपस में न्यायपालिका और सरकार के आपस के रिश्तों में क्या हो गया था, तनाव आ गया था। तो इस वजह से क्या है, दोनों एक दूसरे के कार्य को गलत सिद्ध कर रहे थे, गलत बता रहे थे। एक दूसरे ने जो कार्य किए थे वो एक दूसरे के विरुद्ध हो गए थे, एक दूसरे की सारी बातों को गलत बता रहे थे। और सरकार का कहना क्या था कि जो न्यायपालिका गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली जो नीति चला रही है उसकी राह के अंदर, मतलब सरकार क्या कह रही थी कि सरकार की तरफ से, सरकार क्या थी, वो शुरू से गरीब जनता के साथ थी। अब सरकार क्या कह रही थी कि वो उसको क्या है, वो गरीबों के लिए जो भलाई के कार्य कर रही है उसके अंदर क्या है, जो न्यायपालिका है वो इसके अंदर वो इसे गलत ठहरा रही है और कहीं ना कहीं इस चीज़ के बीच में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रही है, मतलब मतभेद कर रही है आपस में। और इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के टूटने की वजह से जो इंदिरा गांधी और उनके विरोधी के बीच थे वो क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा गहरी खाई बन गई थी और बहुत ज़्यादा गहरे मतभेद आपस में आ गए थे। तो ये सारा था बेटा इसके अंदर आपातकाल की जो पृष्ठभूमि, मतलब जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट है। इसके अंदर देखिए बेटा क्या बताया गया है। इसके अंदर जो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो कांग्रेस की जो प्रणाली, मतलब जो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो उस समय क्या है, जो लोकतंत्र की जो व्यवस्था थी वो क्या है, संकट में आ गई थी। तो उस समय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो ऐसा क्या हो गया था कि इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ गई थी, आपातकाल लगाना पड़ गया था। तो वो सारे इसके अंदर हम एक एक करके पॉइंट सारे डिस्कस करेंगे। अब देखिए आगे है बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी आर्थिक संदर्भ। अब देखिए इस आर्थिक संदर्भ के अंदर देखिए इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वो है आर्थिक संदर्भ। आर्थिक संदर्भ में देखिए कि जो 1971 का जो चुनाव हुआ था उसके अंदर कांग्रेस ने क्या नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, यानी कि जो इंदिरा गांधी थी उसको क्या, उसने सबसे ज़्यादा किसके ऊपर फोकस किया था, गरीबी हटाओ के ऊपर फोकस किया था, उसने इसी का नारा दिया था। तो उस समय क्या हुआ था, लेकिन 1971-72 के बाद क्या हुआ था कि जो आर्थिक, देश की जो आर्थिक दशा थी उसके अंदर, सामाजिक और आर्थिक जो दशा थी उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी सुधार नहीं हुआ था। यानी कि वो सिर्फ नारे की बात रह गई थी, देश को देश में से गरीबी ख़त्म करनी है, गरीबों की भलाई के लिए कार्य करने हैं।
तो ये सिर्फ कब तब के लिए था, जब तक चुनाव होते थे, इलेक्शन होते थे, तब तक के नारे थे। उसके बाद क्या, गरीबों के लिए कोई कार्य नहीं किया गया था। जो देश की जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी जैसी पहले थी वो वैसी की वैसी ही अब थी, उसमें किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं आया था। तो उसी समय के अंदर जो बांग्लादेश था, बांग्लादेश के संकट से जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसको बहुत बुरा असर पड़ा था। यानी कि जो बांग्लादेश का जो संकट आया था उससे क्या है, जो भारत की अर्थव्यवस्था, क्योंकि पहले जो बांग्लादेश था वो क्या था, भारत का ही हिस्सा था, भारत के साथ ही था। तो बांग्लादेश के अंदर जो मुसीबत आई थी, संकट आया था, उससे क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी बहुत ही गहरा बोझ पड़ा था। उसमें क्या मुसीबत आई थी, हमने पढ़ा भी था बेटा कि जो तिब्बत के जो शरणार्थी थी, 80 लाख जो शरणार्थी थे, उनको भारत ने क्या है, अपने देश के अंदर पनाह दी थी, शरण दी थी। और 80 लाख बहुत ज़्यादा शरणार्थी होते हैं। 80 लाख लोगों को अपने देश के अंदर एक अपने घर में एक तरह से रखना, उनको उनका खाना पीना रहना सारी व्यवस्था क्या है, भारत कर रहा था। तो इससे क्या, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसके ऊपर बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ा था। तो देखिए ये आगे आ भी रहा है, लगभग 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार करके कहाँ गए थे, हमारे भारत के अंदर आ गए थे। और उसी समय क्या हुआ था, पाकिस्तान से युद्ध भी हुआ था। तो मतलब पहले चाइना का युद्ध, फिर पाकिस्तान का युद्ध, और फिर बीच में 80 लाख लोग शरणार्थी आ गए। तो ये एक तरह से क्या, भारत उभर ही नहीं पा रहा था। भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो डाउन पे डाउन होती जा रही थी। और उसी समय के अंदर क्या हुआ कि इन्हीं दिनों के अंदर क्या हुआ, जो अमेरिका था उसने क्या, भारत को सहायता देना बंद कर दिया। मतलब ये एक और मुसीबत आ गई। पहले इतनी सारी मुसीबत, सबसे पहले चाइना का युद्ध हुआ, फिर पाकिस्तान के तीन युद्ध पाकिस्तान के हुए थे, उसके बाद कारगिल का युद्ध हुआ। मतलब ये चलते जा रहे थे, युद्ध बराबर चल रहे थे। इसी बीच के 80 लाख लोग शरणार्थी बनकर भारत के अंदर आए थे। और भारत शुरू से क्या है, दयालु रहा है। तो ये सारी चीज़ें चली रही थी, साथ साथ क्या है, इन सब मतलब बहती गंगा में हाथ धोने की तरह ही जो अमेरिका था उसने भी क्या है, भारत को सहायता देना बंद कर दिया। अब क्या है, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल ही ज़्यादा डाउन चली गई थी। अब इसी अवधि के अंदर, मतलब इसी समय के अंदर क्या हुआ, जो बाज़ार के अंदर जो तेल की कीमत थी उसके अंदर इतना भारी उछाल आ गया था। मतलब वो इतना ज़्यादा महंगा हो गया था कि जो आम पब्लिक थी, आम जनता थी, वो तो उसे ख़रीदने के बारे में सोच ही नहीं सकती थी। यानी कि कितनी बढ़ोतरी हो गई थी बेटा इसके अंदर। देखिए इसके अंदर कितनी बढ़ोतरी हुई थी, तेल की जो कीमत थी वो बढ़ गई थी। जो 1973 के अंदर, तो 1973 के अंदर कितनी थी, 23% थी। 23% से बढ़कर 1974 के अंदर, मतलब एक साल के अंदर ही 30% हो गई थी। एक साल के अंदर ही कितनी, 23 से सीधी 30% बढ़ गई थी। तो इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं भारत के सामने आ रही थी। और इन सारी समस्याओं के साथ साथ क्या, देश के अंदर बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही थी। नेचुरल सी बात है बेटा, देश के अंदर बेरोजगारी तो बढ़ेगी अगर क्या है, देश के अंदर हर चीज़ की क्या है, कमी आती जा रही थी। जैसे अब जो तेल की कीमत थी वो 23 से बढ़कर 30% यानी कि 7% का जो उसका ना इजाफा हो गया था, बढ़ गई थी इसकी कीमत। और जो तेज़ी से जो हर चीज़ महंगी हो गई थी, खाली तेल नहीं, उस समय क्या बेटा, हर चीज़ महंगी हो गई थी। तो ऐसे के अंदर क्या है, जो बेरोजगारी थी वो भी बहुत अधिक बढ़ गई थी। मानसून असफल हो गया था। मतलब ये सारे उस समय जो ड्रॉबैक्स आए थे। और जो सरकारी कर्मचारी थे उनके वेतन को रोक लिया गया था। जो सरकारी कर्मचारी थे उनके वेतन यानी कि उनकी सैलरी रोक ली गई थी। मानसून असफल हो गया। कृषि पैदावार में कमी आ गई थी। मतलब मानसून यानी बारिश नहीं थी तो कृषि भी नहीं हो पाई थी। और जो लोगों के अंदर जो विरोध था वो बहुत अधिक बढ़ गया था। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं। और जो खाद्यान्न, देश का जो खाद्यान्न था वो 8% कम हो गया था। यानी कि लोगों के सामने लोग क्या भूखे मर रहे थे। हमने सारा पहले हम पढ़ चुके हैं। और चारों तरफ क्या असंतोष का माहौल फैला हुआ था। तो ऐसे समय के अंदर, ऐसी अवधि के अंदर क्या है, कुछ ऐसे समूह थे जो संसदीय व्यवस्था में भरोसा नहीं रखते थे, इसलिए उनकी क्या सक्रियता धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही थी। मतलब जब ऐसा समय आता है तो क्या है, जो अगेंस्ट पार्टी होती है बेटा, वो इस चीज़ का क्या है, फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। और उसी समय के अंदर पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था थी उसको हटाने के लिए हथियार उठाए गए। और ये समूह जो थे उन्हें मार्क्सवाद या लेनिनवाद या माओवाद या नक्सलवाद इन्हें कहा गया था। और ये जो नक्सलवाद थे वो कहाँ से आए थे, ज़्यादातर पश्चिम बंगाल से आए थे। ये जितने भी नक्सलवादी थे कहाँ से आए थे, पश्चिम बंगाल से ये सबसे ज़्यादा आए थे। ये अभी आगे आएगा, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। देखिए जैसे इसने दिखा भी रखे, नक्सलवादी के नाम से जाने गए थे। ठीक है बेटा। तो ये इसके अंदर जो मेन जो इसका जो ये हेडिंग थी कि आर्थिक
संदर्भ, मतलब देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो किस प्रकार की हो गई थी, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा गुजरात और बिहार के आंदोलन। अब इसको भी ध्यान से देखना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। गुजरात, और उसी समय के अंदर गुजरात और बिहार के अंदर आंदोलन हुए, तो उसके अंदर देखिए क्या क्या हुआ था। अब देखिए जो गुजरात और बिहार दोनों जगह क्या थी, कांग्रेस की सरकार थी। गुजरात में भी और बिहार में भी, दोनों राज्यों में क्या था, कांग्रेस थी। अब 1974 के अंदर जो जनवरी का महीना था उसमें वहाँ पर गुजरात के जो छात्र थे उन्होंने क्या है, एक आंदोलन छेड़ दिया। अब वो आंदोलन उन्होंने क्यों छेड़ा गुजरात के छात्रों ने, क्योंकि उस समय गुजरात के अंदर खाने की बहुत अधिक समस्या आ गई थी, तेल की, खाने का जो तेल था और इसके अलावा जितनी भी आवश्यक वस्तुएं थी उन सभी कीमत के आसमान छूने लग गई थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा उनकी कीमत हो गई थी, बहुत महंगी हो गई थी, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई थी कि जो गरीब वर्ग था वो तो क्या बिल्कुल ही मर गया था, उसके पास खाने के लिए दाना भी नहीं बचा था। और इसके अलावा जो उच्च पद के जो भ्रष्टाचारी थे, मतलब जो बड़े बड़े पदों के ऊपर जो भ्रष्टाचारी बैठे थे उनके खिलाफ क्या है, जो ये छात्र थे इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया था। वो बहुत ज़्यादा भड़क गए थे कि इतनी महंगाई के अंदर अगर इतनी महंगाई बढ़ेगी तो जो गरीब है वो कहाँ जाएगा, गरीब तो वैसे ही भूखा मर जाएगा। तो जब ये आंदोलन हुआ तो क्या है, अब जो राजनीतिक पार्टियां थी वो क्या है, मतलब अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रही थी। अब जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी में किसका नाम आता था उस समय, सिंडिकेट का नाम आता था। मैंने आपको पढ़ाया भी था ये सिंडिकेट। तो जो सिंडिकेट जैसी जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी, कांग्रेस की राजनीतिक पार्टी थी, वो क्या इसके अंदर शामिल हो गई। उन्होंने क्या मतलब एक तरह से आग में घी का काम किया। इन्होंने देखा आग तो लगी रही है, वो भी क्या उस आग के अंदर शामिल हो गए, तो वो भी इसके अंदर शामिल हो गए। तो ये जो आंदोलन था उसने क्या एक बहुत ही विशाल रूप ले लिया था। पहले तो एक थे और उसके साथ मिलते मिलते बहुत सारे लोग उसके साथ मिल गए, तो क्या है वो बहुत ही इस आंदोलन ने जो छात्रों के आंदोलन के नाम से पॉपुलर हुआ था, धीरे धीरे करके क्या इसने बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लिया था। तो उसी समय के अंदर गुजरात के अंदर क्या राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था, लगा दिया गया था, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। और जो कांग्रेस की ओ पार्टी थी बेटा, वो गलती से आज बताया गया था, कांग्रेस की ओ जो पार्टी थी जिसके प्रमुख नेता कौन थे, मोरारजी देसाई थे। उन्होंने कहा कि अगर फिर से नए सिरे से चुनाव नहीं करवाए जाएंगे तो मोरारजी ने क्या कहा कि मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। और जो मोरारजी थे वो अपने कांग्रेस के दिनों में इंदिरा गांधी के मुख्य विरोधी, मतलब जो इंदिरा गांधी थी वो मोरारजी देसाई थे। इन दोनों का क्या 36 का आंकड़ा था। इन दोनों के ये दोनों एक दूसरे के बहुत कट्टर विरोधी थे। और उसी समय के अंदर जो विपक्षी दल थे उन्होंने क्या छात्रों के आंदोलन के गहरे दबाव में 1975 के जून में विधानसभा के चुनाव फिर से करवाए गए थे। लेकिन इस चुनाव के अंदर क्या हुआ था, कांग्रेस इस चुनाव के अंदर हार गई थी। समझ में आया बेटा यहाँ तक? ये तो था गुजरात का। अब सेम ऐसे ही आगे है बेटा बिहार का आंदोलन। अब देखिए जो बिहार का आंदोलन हुआ था उसके अंदर क्या हुआ था, उसमें भी यही हुआ था। ये देखिए सिर्फ 1 महीने का फ़र्क था। जो गुजरात का आंदोलन हुआ था वो तो कब हुआ था, जनवरी में हुआ था, 24 जनवरी को, जनवरी महीने में, इसमें डेट नहीं है बेटा, जनवरी महीने में हुआ था। लेकिन इसका गुजरात जो बिहार का जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, फरवरी छोड़कर वो मार्च में हुआ था। उसमें भी क्या था, उसमें भी क्या है, छात्रों ने ही, बिहार के जो छात्र थे अब उन्होंने बिहार के छात्रों ने आंदोलन, इसमें भी वही सारी बातें थी कि क्या क्या थी, खाने की कमी हो गई थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ऐसे के अंदर क्या है, अब जो बिहार के जो छात्र थे उन्होंने इस आंदोलन के अंदर किसको बुलाया, इस आंदोलन के अंदर उन्होंने, बिहार के छात्रों ने इस आंदोलन के अंदर जयप्रकाश नारायण को बुलाने के लिए मतलब एक निमंत्रण पत्र भेजा। अब वो उन्होंने, जयप्रकाश नारायण कौन थे बेटा, उस समय के बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल समाज सेवी थे। तो जो जयप्रकाश नारायण थे वो क्या थे बेटा, वो उसके महात्मा गांधी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। तो वो आने के लिए, मतलब वो इन बच्चों को बढ़ावा देने के लिए, उन्होंने देखा कि जो बच्चे हैं वो, उन्होंने बच्चों के इस निमंत्रण को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मेरी एक शर्त है। अब उन्होंने देखी क्या शर्त रखी, उन्होंने क्या कहा कि जो ये आंदोलन है वो कैसा होगा, अहिंसक होगा। क्यों? क्योंकि वो गांधी जी के बहुत बड़े पुजारी थे और गांधी जी क्या है, हर बात को क्या है, हर चीज़ के लिए क्या है, वो अहिंसक, यानी कि वो बिना हिंसा के, बिना लड़ाई के शांतिपूर्वक वो आंदोलन करना चाहते थे। और इसके अलावा उन्होंने अपनी दूसरी शर्त क्या रखी, इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि ये जो आंदोलन चल रहा है वो सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा,
उसे हम आगे भी लेकर जाएंगे। यानी कि जो आंदोलन जो चीज़ सिर्फ बिहार तक है, जैसे खाने की समस्या, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें क्या अब हम आगे तक लेकर जाएंगे, ताकि जो पूरे देश के अंदर से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो सकें। तो इसके अलावा इन्होंने और क्या कही थी, संपूर्ण क्रांति, मतलब इन्होंने क्या कहा कि पूरे देश को, हर क्षेत्र के लोग को हम इस आंदोलन के साथ जोड़ेंगे, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो फैक्ट्री में काम करता है, चाहे वो शिक्षक है, हर वर्ग के लोग को हम इसके अंदर जोड़ेंगे, ताकि जो हमें भी पावर मिले, हमें शक्ति मिले, हमारा ग्रुप बड़ा बने, और ताकि हम इस देश के अंदर से गरीबी को, भ्रष्टाचार को, बेरोजगारी को ख़त्म कर सके। तो इसके लिए क्या है, इन्होंने ये सारी शर्तें रखी थी, और इसके साथ वो इसके अंदर इस हड़ताल के अंदर शामिल हो गए थे। लेकिन अब इस हड़ताल के होने से क्या हुआ कि जो रोज़मर्रा के, मतलब जो डेली के जो कार्य थे वो क्या होने लग गए, ठप होने लग गए। मतलब जो कर्मचारी थे वो क्या अपना सारा काम छोड़कर किस में शामिल हो गए थे, वो इस आंदोलन में शामिल हो गए थे, वो इस लड़ाई में शामिल हो गए। तो इससे क्या है, जो कामकाज था वो ठप हो गया बिल्कुल। और इसी बीच क्या हुआ बेटा, 1975 के अंदर, 1975 के अंदर जो जेपी थे, यानी कि जो जय नारायण थे, उन्होंने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया था। 1975 के अंदर जो जेपी थे, जय नारायण थे, इन्होंने क्या, जनता के खिलाफ क्या किया था, इन्होंने जनता के खिलाफ जनता की संसद मार्च का नेतृत्व किया था। और जो देश की राजधानी थी, यह अब तक की सबसे बड़ी, इसका मतलब इस पूरे देश के अंदर जो रैली निकली थी वो अब तक की सबसे बड़ी रैली के रूप में मानी जाती है। तो ये था बेटा जो जयप्रकाश नारायण था, उन्होंने इसके अंदर मतलब बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था। अब जो जयप्रकाश नारायण है उसके बारे में देखिए, जो जयप्रकाश नारायण उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। जो जयप्रकाश नारायण है उसके साथ देखिए कौन कौन सी पार्टियाँ जुड़ गई थी। भारतीय जनसंघ की पार्टी जुड़ गई थी, कांग्रेस ओ यानी कि जो सिंडिकेट जो थे वो जुड़ गए थे इसके अंदर, जनता यानी कि पब्लिक इनका साथ दे रही थी, सोशलिस्ट पार्टी इनके साथ हो गई थी, भारतीय लोकदल इनके साथ शामिल हो गए थे। और इन सभी दलों ने जो जेपी मतलब जो जयप्रकाश था, जयप्रकाश को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में, यानी कि इन सभी का एक ही मोटो था, क्या मोटो था कि इंदिरा गांधी को उनके पद से, प्रधानमंत्री के पोस्ट से हटा देना, उसे मतलब डिसमिस कर देना। और ये जो आंदोलन था वो कांग्रेस और इंदिरा गांधी के खिलाफ, यानी कि एक साइड कौन थी, कांग्रेस, और एक साइड कौन थी, इंदिरा गांधी। कांग्रेस वर्सेस इंदिरा गांधी के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो ये यहाँ तक समझ में आया बेटा आप सभी को। अब ये आता है बेटा नक्सलवादी, जो मैंने आपको अभी बताया था। जो नक्सलवादी है ये सबसे ज़्यादा भारत के अंदर कहाँ पर, जो पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल है, उसके पर्वत क्षेत्र के दार्जिलिंग में एक नक्सल बाड़ी नामक एक एरिया था। उस एरिया के अंदर 1967 में इनके विरुद्ध क्या है, किसानों ने इसके अगेंस्ट एक विद्रोह खड़ा कर दिया था। और जो ये विद्रोह था उसको क्या है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से भी जाना गया था। बाद में क्या है, इसे नक्सलवादी आंदोलन का नाम दिया गया था। इसके अंदर क्या हुआ था, जो धनी जो वर्ग था उन्होंने क्या बलपूर्वक गरीबों से उनकी भूमि छीन ली थी और उन्हें बिल्कुल भूमिहीन कर दिया था। यानी कि जो गरीब थे उनसे क्या है, जोर ज़बरदस्ती से उनकी सारे ज़मीन वगैरह अपने नाम कर ली थी। और इससे क्या है, जो गरीब वर्ग था वो बिल्कुल दबकर रह गया था। और उसी समय के अंदर क्या है, जो ये गरीबों के अंदर सबने क्या मिलकर क्या है, अपना एक ग्रुप बनाया, एक संगठन बनाया। इन्होंने सभी ने क्या है, जिन लोगों ने इनकी ज़मीन छीनी थी उसके अगेंस्ट इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था। और इस आंदोलन को ही नक्सलवादी आंदोलन का नाम दिया गया था। आगे देखिए बेटा, अब यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है, नेक्स्ट आती है बेटा सरकार और न्यायपालिका के बीच संघर्ष। अब देखिए इसके अंदर क्या बताया गया, सरकार और न्यायपालिका के बीच संघर्ष के अंदर देखिए क्या क्या बातें बताई गई हैं इसके अंदर देखिए बेटा क्या बताया गया है। जब ये जो आपस में जो लड़ाई चल रही थी, तो उस जो संघर्ष चल रहा था उसके अंदर क्या 3 मेन मुद्दे थे, 3 बातों के ऊपर सबसे ज़्यादा इसमें संघर्ष किया गया था। तो वो 3 बातें कौन कौन सी थी, देखिए इसके अंदर कौन कौन सी बातें थी। सबसे पहला मुद्दा क्या था कि क्या संसद
मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। तो देखिए जो सबसे पहला मुद्दा उठ कर आया था वो क्या था कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। इस पॉइंट को बेटा ध्यान से सुनना। इसके अंदर सबसे पहले मुद्दे में क्या मतलब एक तरफ तो क्या थी, सरकार थी, और एक तरफ कौन थी, न्यायपालिका थी। अब दोनों ही क्या एक दूसरे के अगेंस्ट हो रहे थे। तो ये क्या कहते हैं कि जो क्या मतलब जो संसद है, जो संविधान के द्वारा जो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो उसके अंदर जो संपत्ति का अधिकार हटाया गया था, तो क्या संसद के पास इतनी पावर थी कि वो संविधान के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों में कटौती यानी कि उसमें से कुछ हटा सकती है, काट सकती है। तो इस जवाब में क्या कहा था कि जो सर्वोच्च न्यायालय था वो उसने क्या जवाब दिया था, संसद ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन संसद क्या कहती है, संसद कहती है कि हम जो जनता है, जनता की भलाई के लिए हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी कार्य करना होगा तो हम कर सकते हैं, ऐसी हमारे पास पावर है। अब देखिए दूसरा मुद्दा क्या था, दूसरा मुद्दा था बेटा क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काट छांट कर सकती है। ये भी वही था कि पहले में तो क्या कहा था कि क्या कटौती कर सकती है, दूसरे में क्या कहा था कि जो संपत्ति का अधिकार जो हटा दिया गया था क्या उसमें काट छांट कर सकती है। तो इसमें भी क्या कही सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि हाँ कर सकती है, क्योंकि सरकार क्या है जनता की भलाई के लिए कोई भी कार्य कर सकती है। इसके अलावा जो तीसरा मुद्दा था उसके अंदर बेटा क्या बताया गया था, तीसरे मुद्दे के अंदर देखिए क्या बताया था, मुख्य न्यायाधीश बनाने का जो तीसरा मुद्दा था वो क्या था, मुख्य न्यायाधीश बनाने का 1973 के अंदर केशवानंद भारती के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश का जो पद था वो खाली हो गया था। तो उस समय बेटा क्या होता था, जब मतलब पद खाली होता था तो उस समय सबसे वरिष्ठ जो न्यायाधीश था उसे क्या भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता था। वरिष्ठ का मतलब जो सबसे ज़्यादा उम्र दराज होता था। लेकिन उस समय क्या हुआ, 1973 में सरकार ने जो आगे देखो इसको बेटा ध्यान से देखना, उस समय क्या है बेटा, उस समय 3 वरिष्ठ नागरिक थे, न्यायाधीश थे, लेकिन उन तीनों की क्या कर दी सरकार ने, अनदेखी कर दी, मतलब उन्हें इग्नोर कर दिया। और उस समय NA रे, ये नाम आता है NA रे का, जो न्यायमूर्ति थे उसे क्या किया, मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। तो ये जो निर्णय था वो क्या है, बिल्कुल गलत था, विवादास्पद बन गया, क्योंकि सरकार ने जिन 3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखी की थी वो इस मामले में ही की थी। क्यों, क्योंकि ये जो NA रे था ये क्या है, इंदिरा गांधी का बहुत खास था, और इसलिए क्या है इंदिरा गांधी ने इसे नियुक्त किया था। बाकी जो 3 थे इंदिरा गांधी इन तीनों के अगेंस्ट थी, तो इसलिए क्या है यहाँ पर भी क्या है कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी हो गई थी। और ये सारी बातें क्या है किसका मुद्दा बन गई थी, ये सारी आपातकाल की घोषणा का मुद्दा बनती जा रही थी। यहाँ तक समझ में आया बेटा। अब देखिए आगे देखिए, अब नेक्स्ट हेडिंग आती है आपातकाल की घोषणा। अब देखो बेटा आगे ऐसा क्या हुआ कि आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी, सरकार को आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। अब इसको ध्यान से सुनना बेटा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे उनका क्या नाम था, जगमोहन लाल सिन्हा। ये कहाँ के थे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। और ये इन्होंने एक बहुत ही कड़ा फैसला, मतलब बहुत ही कठोर फैसला सुनाया। कब सुनाया, 12 जून 1975 के दिन, 12 जून 1975 को इन्होंने बहुत ही कड़ा फैसला सुनाया। और ये फैसला क्या था, फैसला था कि लोकसभा के लिए जो इंदिरा गांधी थी उसे क्या अवैधानिक करार कर दिया गया था। मतलब क्या कहा था, जो इंदिरा गांधी है वो क्या है बिल्कुल गलत है, वो क्या है गलत तरीके से उसने राजनीति में प्रवेश किया है। तो जो ये फैसला था वो समाजवादी नेता जो राजनारायण थे उनके द्वारा चुनाव याचिका में इसे दर्ज कर लिया गया था। यानी कि जो ये याचिका लगाई गई थी, जो फैसला सुनाया गया था उसको क्या है राजनारायण द्वारा, उसको ये जो नेता थे समाजवादी नेता थे राजनारायण, उन्होंने क्या इस याचिका को इसे चुनाव याचिका के अंदर शामिल कर लिया था। तो जो राजनारायण थे, याचिका क्या थी, इंदिरा ने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवा का इस्तेमाल किया था। तो देखिए जो ये याचिका लगाई गई थी, इस याचिका के अंदर क्या बताया गया था कि जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने जिस समय चुनाव हुए थे उन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवा का इस्तेमाल, यानी कि देखिए क्या होता था बेटा, उस समय क्या होता था कि जो भी लोग सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो अध्यापक है, चाहे डॉक्टर है, चाहे किसी और फील्ड से जुड़ा हुआ है, अगर वह सरकारी है तो चुनाव प्रचार करने के लिए क्या है सरकारी कर्मचारियों की सेवा नहीं ली जा सकती। ये
किसके कानून के अगेंस्ट था, खिलाफ था, लेकिन इंदिरा गांधी ने सारे सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया था। तो इससे क्या है, जो इंदिरा गांधी, इस फैसले का मतलब क्या था कि अब इंदिरा गांधी ने क्या अलग मतलब गलत रास्ता अपनाया था। तो इससे क्या, इसका मतलब क्या कि इंदिरा गांधी अब सांसद नहीं रहेगी। और 6 महीने के अंदर अगर दोबारा चुनाव नहीं होते हैं तो संसद निर्वाचित नहीं होती है तो प्रधानमंत्री, जो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के पद से भी हटाया जा सकता है। तो अब जब इंदिरा गांधी ने देखा कि ये तो बहुत जो फैसला था वो अब क्या है, 6 महीने के अंदर अगर दोबारा से चुनाव नहीं होते तो उसे प्रधानमंत्री के पद से भी हटा लिया जाएगा। तो ऐसे में क्या हुआ बेटा, 24 जून 1975 1975 को जो सर्वोच्च न्यायालय था उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले पर आंतरिक सत्यावेज स्थगनादेश सुनाते हुए कहा कि जब तक इस फैसले को लेकर की गई अपील की सुनवाई नहीं होती, यानी कि जो ये फैसला लिया गया है, तब तक तो क्या है, इंदिरा गांधी ही सांसद बनी रहेगी, लेकिन वो लोकसभा की किसी भी कार्यवाही के अंदर भाग नहीं ले सकती हैं। तो इसलिए क्या है, आपातकाल की घोषणा की गई थी। आगे देखिए बेटा, संकट और सरकार का फैसला। अब संकट और सरकार के अंदर देखिए क्या बताया गया था, जो इससे आगे जो फैसला लिया गया था उसके अंदर देखिए, तो आगे देखिए बेटा नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है संकट और सरकार का फैसला। मतलब उस समय देखिए क्या फैसला लिया गया था, संकट और सरकार, मतलब सरकार और उसके बीच में क्या संकट आ गया था। तो जब जयप्रकाश और अन्य जो विपक्षी दल थे उन्होंने क्या है, मतलब इंदिरा के इस्तीफे के लिए दबाव बनाया। वो सभी क्या चाहते थे कि जो इंदिरा गांधी है वो क्या कर दे, अपने पद से इस्तीफा दे दे, मतलब त्यागपत्र दे दे। तो इन दलों ने 25 जून 1975 को दिल्ली का जो रामलीला मैदान था उसके अंदर बहुत बड़ा जुलूस निकाला, मतलब बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन किया। अब इस प्रदर्शन के अंदर देखिए उन्होंने क्या क्या किया इन्होंने इसके अंदर, जो जेपी था यानी कि जो जय नारायण था, उन्होंने इंदिरा से इस्तीफा मांगते सत्याग्रह की घोषणा की थी। तो पुलिस, तो इन्होंने क्या देखो किस किस को अपने साथ मिला लिया, जेपी नारायण ने पुलिस और सेना को भी अपने साथ मिला लिया, जो सरकारी कर्मचारी थे उनको भी अपने साथ मिला लिया। अब इससे क्या हुआ बेटा, अब जो देखिए जो सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने अपना काम छोड़कर वो किस में, आंदोलन में शामिल हो गए। तो इससे क्या हुआ, जो सरकारी कामकाज था वो ठप होने लग गया। नेचुरल सी बात है, एक इंसान एक ही जगह काम कर सकता है। तो वो जब उन्होंने सारा काम छोड़कर क्या है वो कहाँ चले गए, उस आंदोलन के अंदर चले गए। तो जो सरकार का जो कामकाज था वो क्या हो गया, सरकार का जो कामकाज था वो सारा ठप होने लग गया था। अब जो काम ठप होने लग गया तो सरकार ने क्या सोचा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या होगा, ये सरकार तो गिर जाएगी, मतलब सरकार के को बुरे परिणाम दिखाई देने लग गए। तो इन सारी घटनाओं को देखते हुए सरकार ने क्या है, आनन फानन में क्या कर दिया, सरकार ने आपातकाल की घोषणा, देश के अंदर इमरजेंसी लागू कर दी। तो 25 जून 1975 को सरकार ने क्या किया था, सबसे पहली जो इमरजेंसी लगाई गई थी हमारे देश के अंदर वो कब लगी थी, 25 जून 1975 को सरकार ने, जिस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय क्या कर दी थी, इमरजेंसी यानी कि आपातकाल की घोषणा कर दी थी। और यह 352 अनुच्छेद के द्वारा लागू किया गया था। कौन सा अनुच्छेद के द्वारा, ये याद रखना बेटा, 352। देखिए हमारे देश के अंदर संविधान के जो अनुच्छेद हैं उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग 3 जो अनुच्छेद हैं उसके अंदर क्या इमरजेंसी लगाई जा सकती है। कौन कौन से हैं वो, 352, 356 और 360। ये 3 अनुच्छेद ऐसे हैं बेटा जिसके तहत क्या है, क्या किया जा सकता है, इन तीनों के अंदर क्या है, इमरजेंसी लागू की जा सकती है। तो जो सबसे पहली इमरजेंसी लगाई गई थी आपातकाल, वो कब की गई थी, अनुच्छेद 352 के तहत लगाई गई थी। 352 के तहत इसके द्वारा किसको, आपातकाल को लगा दिया गया था। अब जब आपातकाल लग गया तो क्या हुआ, आपातकाल की घोषणा के बाद जो सारी शक्तियां थी वो किसके पास चली गई, वो केंद्र सरकार के हाथ में चली गई थी। जितनी भी शक्तियां थी वो किसके पास चली गई थी, वो सारी शक्तियां क्या है, केंद्र के हाथ में चली गई थी। जब आपातकाल की घोषणा हुई तो सारी शक्तियां किसके, केंद्र के हाथ में चली गई। देखिए ये सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में आ गई। और उस समय क्या है, जो सरकार चाहती तो क्या है, मौलिक अधिकारों की कटौती कर सकती थी, लेकिन 25 जून 1975 की रात में ही क्या हुआ, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति, उस समय कौन राष्ट्रपति थे, फरुखुद्दीन अली अहमद थे। तो उससे उन्होंने क्या कहा, आपातकाल लागू करने की घोषणा करने के लिए कह दिया।
तो रात रात में क्या हुआ, राष्ट्रपति ने भी क्या किया, तुरंत उद्घोषणा कर दी। मतलब जब उन्हें ये फर्रुखुद्दीन अली अहमद को कहा, रात को ही लागू करने के लिए कहा गया, तो तुरंत उन्होंने क्या किया, उद्घोषणा कर दी। और आधी रात के बाद क्या हुआ, सभी जो बड़े बड़े अखबारों के दफ्तर थे उनकी बिजली काट दी गई ताकि वो कोई भी खबर ना छाप सकें। और जो सुबह विपक्षी दल के जो नेता थे उन सभी को क्या पकड़ के जेल में डाल दिया गया, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके बाद देखिए बेटा क्या हुआ, इन सभी को गिरफ्तार करके कहाँ डाल दिया गया, जेल के अंदर डाल दिया गया। और उसी समय के अंदर जो बड़े बड़े नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और 26 जून की सुबह क्या हुआ, 6 बजे एक विशेष बैठक में मंत्रिमंडल को इन सारी बातों की सूचना दी गई, लेकिन तब तक सब कुछ हो चुका था। यानी कि 26 जून की सुबह पूरे मंत्रिमंडल को इस बात के बारे में पता लगा, लेकिन तब तक सारा खेल खत्म हो चुका था, मतलब आपातकाल की घोषणा की जा चुकी थी। अब देखिए बेटा आगे है, इसके क्या परिणाम निकले, तो आपातकाल के क्या क्या परिणाम निकले थे, तो इसमें ध्यान से सुनना बेटा। तो देखिए मैंने इसके पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। देखिए क्या हुआ, जो विरोध था वो अचानक ही रुक गया था, ठीक है, जो विपक्षी दल थे वो अचानक रुक गए थे। हड़तालों पर रोक लगा दी गई थी, जो विपक्षी नेता थे उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी गई, यानी कि जो अखबार थे वो क्या है, अखबार जो होती है उसको पर क्या कोई रोक टोक नहीं होती, वो सरकार के अगेंस्ट, सरकार के मतलब सरकार के खिलाफ कोई भी बात लिख सकती है। लेकिन उस समय क्या हुआ, प्रेस की आज़ादी पर भी रोक लगा दी गई। और जो RSS, देखिए जो RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात इस्लामी, ये जो दो बड़ी संगठन थे उसके ऊपर भी क्या है, प्रतिबंध लगा दिया गया। और इसके अलावा मौलिक जो अधिकार थे वो निष्प्रभावी हो गए, यानी कि संसद की तरफ, संविधान की तरफ से लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए थे, उनका भी कोई महत्व नहीं रह गया था। इसके अलावा निवारक नज़रबंदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। बेटा देखिए निवारक नज़रबंदी क्या होता है, निवारक नज़रबंदी क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि मतलब किसी ने अपराध नहीं किया है लेकिन किसी के ऊपर शक है, मतलब किस शक है, सस्पेक्टेड है कि ये बंदा आगे जाके अपराध कर सकता है, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी क्या है, मतलब बहुत कड़ी निगरानी रखी गई थी। और बंदी प्रत्यक्षीकरण को भी बंद कर दिया गया था, और नया मतलब कोई भी क्या है न्यायालय के अंदर आ जा नहीं सकता था। ये जो आपको निवारक नज़रबंदी ये समझ में आ गई होगी, मतलब कि जिसको ऊपर शक है उसको क्या पकड़ के जेल में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे आपातकाल के परिणाम सामने निकल कर आए थे। और इसके अलावा बेटा देखिए इसके अंदर इसके परिणाम निकल के आए थे। तो आपातकाल का जो विरोध था, उस विरोध के अंदर देखिए क्या है, यहाँ से ये विरोध के पॉइंट स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये किसके अंदर आएंगे, विरोध के अंदर आएंगे। उस समय उसका जो विरोध किया गया था वो क्या था, तो विरोध के अंदर देखिए क्या क्या था। जो विपक्षी दल के नेता जो गिरफ्तारी से बच गए थे वो क्या हो गए थे, वो अंडरग्राउंड हो गए, मतलब वो भूमिगत हो गए, वो कहीं ना कहीं जाकर वो छिप गए थे। तो उसी समय इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समेंट ने प्रेस सेंसरशिप का विरोध किया था। सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी मैगजीन को बंद कर दिया गया, जो बड़ी बड़ी जो सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी पत्रिकाएं थी उन्हें छापना बंद कर दिया गया। और उस समय लेखक जो शिवराम कांत थे और जो फणीश्वर नाथ नेहरू थे, उन्होंने लोकतंत्र के दमन के विरोध में अपनी पदवी लौटा दी थी। मतलब जो पद्म भूषण सम्मानित लेखक शिवराम और पद्मश्री सम्मानित फणीश्वर नाथ नेहरू, इन्होंने भी क्या है अपनी पदवी, मतलब उनको जो पद मिला था उसको, उस रतन को वापस लौटा दिया था। इसके अलावा इलाहाबाद की जो उच्च न्यायालय के फैसले के लिए संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया कि जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जो इनके जो 3 पद थे उनको अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। और इसके अलावा इसी अवधि में क्या है 42वां संशोधन हुआ था, और उस 42वें संशोधन को क्या है मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इस संशोधन के अंदर कुल 59 प्रावधान किए गए थे और विधायिका के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। जो विधानसभा का जो कार्यकाल था उसे इस समय के अंदर 5 से बढ़ाकर 6 साल के लिए कर दिया गया था। तो बेटा ये आज आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है इसका हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके।